तो मित्रों, खिलौना बना खलनायक और आज टीचर बन गया स्टूडेंट। मैंने आज स्टूडेंट्स वाली टी-शर्ट इसलिए पहनी है कि मैं खुद विद्यार्थी बन के आया हूँ, क्योंकि ये इतिहास के अंदर जो क्रोनोलॉजी है, इसके बाद ये राजा है, वो मुझे याद ही नहीं रहता और यूपीएससी में कुछ ना कुछ पूछते हैं, कुछ बार आसान से सवाल भी सॉल्व नहीं हो पाते और मुझे लगता है बहुत सारे और स्टूडेंट की भी ये तकलीफ होगी कि उनको क्रोनोलॉजी याद नहीं रहती। तो आज मैं स्टूडेंट के रूप में प्रतीक सर जो पढ़ाएँगे मैं खुद भी पढ़ूँगा और लिखूँगा भी और मज़ाक के लिए नहीं, मैं असल में लिखूँगा। तो सर हमें सिखाइए एंशिएंट और मिडीवल के इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी जो सबको मिनिमम इतना तो पता ही होना चाहिए। जी सर, हम सर 2 तरह से शुरू करेंगे। पहले तो टाइमलाइन क्रोनोलॉजी देखेंगे, ओवरऑल हिस्ट्री में जो प्रोग्रेशन हुआ है हर एक तरह से, और दूसरा इम्पोर्टेंट राजा और किंगडम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, जहाँ से किंगडम बन के आए। पहले आप देखिए, लोग याद याद रखने की कोशिश करते हैं डायनेस्टीज़ का नाम, किंगडम्स का नाम या किंग्स के नाम, पर आपको तो पहले वो देखना है कि पहले डायनेस्टीज़ थी नहीं, सोसाइटी में डेवलपमेंट था ही नहीं, राजा उद्भव ही नहीं हुए थे। तो पहला जो हिस्ट्री का जो पीरियड आता है, उसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्रिक इंडिया। अब इसको क्यों प्री हिस्ट्रिक कहते हैं और इसकी कहानी किस तरह से शुरू होती है, इसकी टाइमलाइन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तकरीबन शुरू होती है 5 लाख ईयर्स अगो से। 5 लाख साल पहले से प्री हिस्ट्रिक इंडिया की शुरुआत हुई है और वो चल के आई है तकरीबन 10,000 बीसी तक। इन सब के बीच में आपको 3 पीरियड सबसे प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब उसमें हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, पर पैलियोलिथिक एक पीरियड है, ओल्ड स्टोन एज के रूप में पहचानते हैं। मेसोलिथिक इज मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक इज न्यू स्टोन एज। ये पूरा का पूरा 5 लाख ईयर्स अगो से लेके 10,000 बीसी तक, कुछ-कुछ किताबों में सर इसमें 6,000 बीसी तक का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखोगे तो यहाँ की टाइमलाइन कोई डिफाइंड नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा उतना। हुँ। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि किसी में कहा गया होगा कि न्यूलिथिक पीरियड कंटिन्यूड टू एक्जिस्ट टिल 8000 बीसी इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? तो ये सही होगा, क्योंकि कुछ जगह के ऊपर आपको मिलता रहेगा। तो इसमें मूलतः से 5 लाख ईयर्स अगो से लेके 10,000 बीसी तक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये 3 पीरियड है। बराबर। इसमें एडिशन हुआ एक सी का, जिसे हम लोग कहते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड, जहां हमको पता चलता है कि कॉपर प्लस स्टोन दोनों का डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा। ये जो पीरियड है सबसे लेटेस्ट पीरियड है। दिस एग्जिस्टेड अप टिल 3000 बीसी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 लाख ईयर्स अगो से लेके 10,000 बीसी तक आते आने तक का जो पीरियड है, ये पूरा स्टोन एज है। 10,000 बीसी से लेके 3000 बीसी तक का जो पीरियड है, इसको हम लोग कहेंगे चैल्कोलिथिक पीरियड। इसमें बहुत सारी साइट्स और लोकेशंस आपको मिलती रहेगी। ये सबसे पहला डेफिनेशन क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है उसमें ट्रांजिशन हुआ। कैसे ट्रांजिशन हुआ? तो मेटल एज का ट्रांजिशन हुआ। आप देखिए, पहला एज है उसे स्टोन एज कहते हैं क्योंकि पत्थर मिला था। हुँ। सेकंड एज है चैल्कोलिथिक पीरियड, जहां कॉपर मिलने की शुरुआत हुई इन द फॉर्म ऑफ मेटल, जिसे हम लोग कहते हैं मेटल एज या मेटल का डेवलपमेंट होना। ये कॉपर के बाद धीरे 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 जब इंसानों के अंदर बुद्धि आनी शुरू हो गई, डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा हम लोग कह सकते हैं एप्टीट्यूड बढ़ा, तो उसके बाद कॉपर का यूज किया गया इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज। ओके, तो कॉपर प्लस टिन ये दोनों की दोनों इकट्ठी होती है और वहां से ही शुरू होती है इंडस सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन एज वेल। ओके, इसका टाइम पीरियड कितना था? तो इसका टाइम पीरियड भी बुक टू बुक वेरी करता है। नया रिसर्च तो ये कह रहा है कि 8000 बीसी के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन हुई थी। हम मानते हैं 2600 से लेके 1600 या 1800 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, वो पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का होगा सर। ओके, तो हम ये मानते हैं कि 2600 से लेके 1800 बीसी। अब आपको यहाँ से यूपीएससी ने सवाल किए हुए हैं सीएपीएफ में, सीडीएस में। ये पूरी इंडस सिविलाइजेशन आप सबको पता होगा कि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। तो आपको मैपिंग से सवाल आता है यहाँ से कि भाई कौन सी वेस्टर्न मोस्ट साइट है, कौन सी ईस्टर्न मोस्ट साइट है, कौन सी नॉर्दर्न मोस्ट साउथ है, कौन सी साइट सबसे साउथ की तरफ आई है। तो एक ये है। सबकी सब इसमें नई नई करके आप पकड़ के चलिए 1000 से ज्यादा लोकेशंस आज की तारीख में डिस्कवर हुई है। क्या सबकी सब लोकेशंस इसी पीरियड में बिलोंग करती है? करती है, पर क्या एक साथ डेवलप हुई थी? नहीं हुई थी। तो दूसरी क्रोनोलॉजी सर इंडस सिविलाइजेशन में हमको ये भी पता होनी चाहिए कि इट इवॉल्व इन ऑलमोस्ट 3 स्टेजेस। मैं कहूंगा 3 स्टेजेस। कुछ साइट्स ऐसी है जो अर्ली हड़प्पन साइट्स। अब इसका टाइम पीरियड कौन सा होगा? तो इट इज अज्यूम कि 2600 से लेके 2200 बीसी तक का जो पीरियड है, दिस इज अर्ली हड़प्पन पीरियड। फिर मैच्योर हड़प्पन आया, ये 2200 से लेके 1800 बीसी तक का जो पीरियड है, ये मैच्योर हड़प्पन। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डेवलपमेंट आपको मिलता है, जिसे हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। और फाइनली वी विल सी कि लेट हड़प्पन आता है, वो होता है 1800 बीसी से लेके उसकी डिक्लाइन तक, है ना। डिक्लाइन का मतलब है कि भाई इकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण जब इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, तो ये पूरी की पूरी थीम है। इसमें नए नए शहर बने, जैसे लोथल जो है
वो लेट हड़प्पन पीरियड में बन के आया था। 1800 बीसी के आसपास उसका डेवलपमेंट हुआ है। मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है, हड़प्पा है, ये सब शहर मैच्योर हड़प्पन पीरियड में बन के आए थे। कुछ शहर ऐसे हैं जो अर्ली हड़प्पन पीरियड में बन के, जैसे आमरी है, कोटदीजी जैसे आपको शहर देखने को मिल जाएंगे। और कुछ शहर ऐसे थे जो हड़प्पा से बिलोंग नहीं करते थे, उनसे पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नियोलिथिक चालकोलिथिक पीरियड से ही। उसमें आपको मेहरगढ़ जैसे सेटलमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो हमें क्या देखना है, इंडस सिविलाइजेशन में क्रोनोलॉजी देखनी है कि ये पूरी की पूरी टाइम पीरियड इंडस सिविलाइजेशन की है 2600 से 1800। but this is not uniform or homogeneous development. It is divided into three parts at least: early, mature and late हड़प्पन। तो ये है, इसमें अभी लेटेस्ट यूपीएससी या एनसीईआरटी के अंदर एक अमेंडमेंट भी आया है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे क्रोनोलॉजी को। 2600 से लेके 1800 तक का जो पीरियड था वो इंडस सिविलाइजेशन का था। उसके डिक्लाइन के बाद इसी पीरियड में वी विल सी कि आर्यंस और वैदिक एज की शुरुआत हुई। कौन सा पीरियड? द आर्यन एंड द वैदिक एज पीरियड। कौन सा पीरियड है? 1500 से लेके 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है। अब हमें ये भी याद रखना है कि ये आर्यन और वैदिक एज का जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, ये किस पीरियड में हुआ है? दिस इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 1500 टू आई वुड से 600 बीसी। इंटरेस्टिंगली इसमें भी स्टोरी वही देखने को मिलती है जो इंडस सिविलाइजेशन में थी। इसको भी हिस्टोरियंस ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पीरियड है जिसे हम लोग कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड। अब ये क्या है भाई साहब? तो ऐसा मानते हैं कि जब आर्य समुदायों का उद्भव हुआ, आर्यन कम्युनिटी, आर्यन किंगडम्स, छोटे 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 जन हुआ करते थे, वो सब के सब इवॉल्व हुए थे इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज द सप्त सिंधु, है ना। तो सप्त सिंधु वाले रीजन्स में जब अलग अलग आर्यन किंगडम्स का डेवलपमेंट हो रहा था, इसको हम लोग कहते हैं जनास। और ये जन को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी हुआ करती थी राजन। राजन का मतलब होता है राजा। ये 1500 से 1000 तक का बीसी तक का जो टाइम पीरियड था। उसके बाद ग्रेजुअली देयर इज टेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज सतपथ ब्राह्मण्य, जो ये कहता है कि द आर्यन कम्युनिटी माइग्रेटेड। माइग्रेशन का मतलब है कि वो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए, गंगा यमुना की तरफ। ये पीरियड कौन सा था? इसको हिस्ट्री में कहा गया है लेटर वैदिक पीरियड, 1000 से लेके 600 बीसी तक का पीरियड। तो कहने की बात मेरी ये है कि जब ये किंगडम्स फॉर्म होने शुरू हो गए, तो यहाँ से अब राजाओं के नाम, राजाओं का डेवलपमेंट, इन सब का आपको बेसिस देखने को मिलेगा। जी तो सर। मतलब कि वो कबीर बेदी ने वो डैम तोड़ दिया था, इसलिए ऋतिक रोशन हाँ, उधर से। वो सर इंडस सिविलाइजेशन का पार्ट है। वो एक्चुअली लेट हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन का पार्ट है, हाँ, जहाँ वो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि डैम तोड़ दिया तो वो लोग यहाँ पे माइग्रेट चले गए। वो थोड़ा मिक्स करके दिखाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं सर, वैदिक एज के बाद जो तीसरा पीरियड है, दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ महाजनपदास और सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये पूरा का पूरा जो पीरियड है, इसमें भारत में जो जन थे ये सबके सब 16 महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। एक्चुअली क्या हुआ, वैदिक एज में जो किंगडम्स हुआ करते थे उनको कहते थे जनास या जन। ये जन को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी थी राजन्य। राजन्य शक्तिशाली हुए, किंगडम्स बने, लड़ाइयाँ हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुई, मर्जर्स हुई, एक्विजिशंस हुई, जैसे आज की तारीख में होता है वैसे ही। इन सब का परिणाम ये हुआ कि 16 महाजनपद बन के आए। कौन से पीरियड में? 600 से लेके 325 बीसी तक का पीरियड, करीबन 200 साल का टाइम पीरियड में आपको इनका डेवलपमेंट मिलता है। ये महाजनपद क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे छोटे जनपद इकट्ठे होके महाजनपद बन के हुए थे, पहली बात। जैसे इस वो इंडियन अलायंस बना था। जैसे एक अलायंस बन गई, एग्जैक्टली सर। ओके, मैं आपको एक महाजनपद के एग्जांपल आपको दूंगा, पांचाल। पांचाल का डेवलपमेंट ये है कि 5 अलग अलग छोटे छोटे जन थे, इकट्ठे होके पांचाल करके महाजनपद बन के आया। वैसे ही आप देखोगे कुरु वंश। कुरु वंश की हिस्ट्री ये है कि भारत वंश करके एक वंश था और पुरु करके एक वंश था। भारत और पुरु इकट्ठे हुए और बन गए कुरु वंश। ओके, तो इस तरह से छोटे बड़े महाजनपदों का डेवलपमेंट हुआ। ये पीरियड 600 बीसी से शुरू हुआ। अब इस पीरियड में हमें क्या याद रखना है? दिस इज द पीरियड वेर बुद्धा यूज टू एग्जिस्ट। दिस इज द पीरियड वेर महावीर यूज टू एग्जिस्ट। अब आपको पूछा जा सकता है कि महावीर किसके कंटेम्परी थे, बुद्ध किसके कंटेम्परी थे? तो ये एक सवाल था। तो बुद्धा का टाइम पीरियड मोटे मोटे तौर के ऊपर 540 से लेके या 568 से, अगर आप पकड़ के चलिए, 568 से लेके वी विल कम टू नो कि करीबन 483 बीसी तक का टाइम पीरियड है। अब इस पीरियड में बुद्ध के कंटेम्परी कौन थे? तो इंपॉर्टेंट राजा आपको यहाँ मगध के अंदर देखने को मिलेंगे। मगध में बिंबिसार करके एक राजा हुआ करता था। अजात शत्रु करके एक राजा था जो बेसिकली बुद्ध के कंटेम्परी थे। महावीर भी इसी पीरियड में हो गए। महावीर का टाइम पीरियड 540 से लेके 468 बीसी के रूप में कंसीडर किया गया है। नॉर्मली इसमें भी थोड़ी बहुत वेरिएशन है बुक्स टू बुक्स, पर हम लोग ये मानते हैं ये और बुद्ध कंटेम्पररी थे।
यहाँ पे मगध के राजा, वज्जी के राजा, ये सबके सब आपको पता होने चाहिए। जैसे कोशाल करके किंगडम था, उसमें एक राजा हुआ करता था प्रसन्नजीत। तो इस तरह के सवाल आपको पूछता है कि कौन किसका कंटेम्पररी हुआ करता था। तो 16 के 16 महाजनपद में सब में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर 3-4 महाजनपद वत्स है, कोशाल है, अवंती है, मगध है, इनके राजाओं के नाम और इनकी डायनेस्टीज के नाम हमें पता होने चाहिए। जैसे कि सर, मगध में 600 से लेके 325 तक टोटल 4 डायनेस्टीज या 3 डायनेस्टीज ने शासन किया। एक थी हर्यक डायनेस्टी, दूसरी थी शिशुनाग और तीसरी थी नंद। ये नंद डायनेस्टी थी जिसको टॉपल करके पाटलिपुत्र के अंदर मौर्य डायनेस्टी को सत्ता पे बिठाया जाता है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे शासन के ऊपर आएंगे, कौटिल्य की मदद लेके। कौटिल्य क्यों? क्योंकि उनके गुरु हुआ करते थे जो उनको गाइड करते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सर 250 साल तक चली है, ये हमको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कोशाल में प्रसन्नजीत राजा के बारे में बताया, वत्स में आपको एक राजा देखने को मिलते रहते हैं जिनका नाम था नहीं सॉरी, प्रसन्नजीत यहाँ पे थे। अवंती में आपको प्रद्योत करके एक राजा देखने को मिलते हैं, प्रद्योत, आपको ये पूछा जा सकता है। वत्स के अंदर भी आपको उदयीन करके एक राजा देखने को मिलेंगे। और मगध में तो 3-4 डायनेस्टी है, सब में राजा है। जैसे हर्यक डायनेस्टी के 3 राजाओं का नाम पता होना चाहिए। बिंबिसार बताया मैंने, अजातशत्रु के बारे में बताया, है ना, उदयीन करके बारे में बताया। शिशुनाग में शिशुनाग खुद है, नंद में धनानंद करके राजा है, जिनको टॉपल करके मौर्यन डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आई थी। तो ये पूरी 250 साल की प्रक्रिया है। अब देखिए सर, इसमें क्या याद रखना है, एक तो पॉलिटिकल चेंजेस है, ये डायनेस्टी तो क्रोनोलॉजी हमने देखी। इसी पीरियड में भारत में विदेशी आक्रमण हुए। किसके किसके हुए? कि जब ये महाजनपद बन रहे थे ना 600 के आसपास, तब भारत में पर्शियन इन्वेजन होता है। पर्शियन, पर्शियन यानी कि ईरानियन इन्वेजन होता है। कब आते हैं ईरानियन? ईरानियन लोग आते हैं 550 सी के आसपास। अब क्या ये पूरे भारत के ऊपर कब्जा करेंगे? बिल्कुल नहीं। 550 से लेके करीबन 330 तक, मतलब 200 साल तक, आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब और सिंध के कुछ प्रदेशों में ईरानियन राजाओं का दबदबा हुआ करता था। इसमें बहुत राजा है, एक साइरस करके राजा है, साइरस द ग्रेट कहते हैं। उसके बाद जर्सिस आया और उसके बाद डेरियस 1 आया, डेरियस 2 आया, डेरियस 3 करके राजा था। इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमको क्या याद रखनी है? डेरियस 3 करके जो राजा हुआ करता था, ये लास्ट किंग था ईरानियन डायनेस्टी से। और इस दौर के अंदर ही सिकंदर आएगा, वही सिकंदर जो इनको टॉपल कर देता है। किसको? पर्शियंस को टॉपल कर देता है। तो पर्शियंस का इन्वेजन इंडिया पे नहीं हुआ सीधे सीधे तौर के ऊपर, पर हम ये कहते हैं कि पंजाब वाला रीजन इन्होंने कैप्चर करके रखा था। और ये बेसिकली सबसे पहले ही कैप्चर कर दिया था आफ्टर देयर एंट्री टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब सवाल ये आता है कि डेरियस 3 को हराने के बाद सिकंदर किस साल में इंडिया के अंदर आया और उस टाइम पे कंडीशंस क्या हुआ करती थी। तो याद रखना कि अलेक्जेंडर करीबन 326-327 के आसपास इंडिया में आता है। उसने जब एंट्री की तो सबसे पहले पर्शियंस को हराया। पर्शियंस में से कौन से राजा को हराया है? तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, उसने हराया था डेरियस को या डरायस को। इस पीरियड में इंडिया के कुछ कुछ राजाओं का नाम आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी पीरियड में मौर्यन डायनेस्टी का ओरिजिन भी हो रहा है और इसी पीरियड में अलेक्जेंडर की एंट्री भी हो रही थी। एक्चुअली हुआ क्या कि अलेक्जेंडर जब आया तो उसको कुछ कुछ राजाओं ने स्वागत किया। जैसे तक्षशिला का एक राजा था, अम्भी, उसका स्वागत करता है। पोरस करके एक राजा था, उसका विरोध करता है। अलेक्जेंडर उसके साथ लड़ाई कर देता है झेलम नदी के किनारे। इसको हाइडस पास की लड़ाई के रूप में भी पहचानते हैं हम लोग। अलेक्जेंडर जब प्लान कर रहा था कि मैं सतलज नदी और ब्यास नदी क्रॉस करके भारत की तरफ आऊंगा, तो उसकी सेना को किसी ने धनानंद और नंदा डायनेस्टी के बारे में बताया और कहा कि भाई इनके हाथ में बहुत सारे हाथी है, अगर हम यहाँ पे भारत में एंटर करेंगे तो हाथी के नीचे दबा दिए जाएंगे। तो उसके बाद अलेक्जेंडर ने वापस ले लिया। तो अलेक्जेंडर जब वापस गया तो इसी का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य ने, और इस तरह से 325 बीसी में विल सी द मौर्यन डायनेस्टी विल कम टू पावर। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अलेक्जेंडर के आगमन के कारण कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में मौर्यन डायनेस्टी का ओरिजिन का भी एक फायदा आपको देखने को मिलता रहता है। तो ये पूरी की पूरी थीम लाइन है सर, हमको इस तरह से याद रखनी है कि कौन किसका कंटेम्पररी था, अलेक्जेंडर के आगमन के कारण क्या असर हुई है, मतलब इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल इसके बाद से शुरू होता है या यही? नहीं, अभी तो सर एंशिएंट इंडिया ही चल रहा है। अभी तो अभी है ना, छोटे छोटे किंगडम्स से उसको महाजनपद कहते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जब सत्ता के ऊपर आएगा तब साम्राज्य बनेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं एम्पायर बिल्डिंग इन इंडियन हिस्ट्री। ये शुरू हुआ 325 बीसी से लेके और 185 बीसी तक आते आते विल कम टू नो कि मौर्य अब यहाँ पे एम्पायर बिल्डिंग की बात करेंगे। जी सर। तो हम सर ये करें कि
अब तक मैंने तो काफी सब नोट्स में लिखा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में लिख रहा हूँ कि 10 लाख से लेके नहीं 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक प्री हिस्टोरिक था या स्टोन एज था, उसमें पेलियो मेसो और नेओलिथिक था। फिर चैल्कोलिथिक या कॉपर आया। उसके बाद 2600 से लेके 1800 बीसी में इंडस वैली जो ब्रॉन्ज के साथ जुड़ा है, उसमें अर्ली मैच्योर और लेट हड़प्पन पीरियड थे। लेट में लोथल था। फिर आपने पढ़ाया कि 1500 से 600 बीसी में आर्यन या वैदिक एज था, उसके दो हिस्से हैं, अर्ली और लेटर। लेटर भी दिख अर्ली वाला सप्त सिंधु था, लेटर में वो इस तरफ गंगा यमुना में आते हैं। फिर महाजनपद बनते हैं, पांचाल कुरु वगैरह 616 से 600 से लेके 325 बीसी। फिर उसी वक्त पर्शियंस का भी 550 से 330 सी में आप कुछ बात कर रहे थे। और फिर डेरियस थ्री को सिकंदर ने हराया 326 में। उसके बाद ये सिकंदर भारत आता है तो झेलम के पास पोरस नदी पर, नहीं पोरस पोरस राजा था, उसकी झेलम नदी के किनारे लड़ाई हो गई उसके साथ। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य 325 से, और अभी हमें और पढ़ना है 1085 तक। 185 बीसी तो तक। मित्रों हम लोग क्या करेंगे, अभी और पढ़ाई करेंगे और मैं भी लिखता रहूंगा। तो ये हम दो पार्ट्स में करेंगे। अभी हम 1085 तक 85 तक पढ़ेंगे। 185 बीसी, नॉट 1080। ओके 325 से लेके 185, वी आर कमिंग टुवर्ड्स जीरो। हम अब जीरो की तरफ ओके जा ओके रहे हैं, जीसस क्राइस्ट वाला जो टाइम पीरियड है ओके। उसकी तरफ जा रहे हैं। सो दैट विल बी वन वीडियो। ये अभी चालू है, ये अभी एक वन वीडियो, और इसके बाद नेक्स्ट जो हम बनाएंगे उसके अंदर मध्यकालीन भारत के बारे में हम समझेंगे। जी सर। लेकिन सर ये तो आज आप बता रहे हैं बिकॉज हम एक टेस्ट ले रहे हैं, और बेसिकली इतना तो यार सबको होना चाहिए। बट कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करनी हो तो अनअकैडमी के अंदर आप स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटी दें? सर ये तो अभी हम लोग थीमेटिकली डिस्कशंस कर रहे हैं। अगर यही की ये चीज़ को मैं कहूँगा, चलो क्रिकेट टीम है, आपको क्रिकेट टीम के अंदर एंट्री लेनी है, कहीं पे क्रिकेट खेलना सीखना है, तो आप डेली वही प्रैक्टिस करते हो। वही प्रैक्टिस हम वहाँ पे प्लस क्लासेस के ऊपर करवाते हैं। ये जो टाइमलाइन की जो थीमेटिक डिस्कशंस है, इसको डिटेल्ड वे के अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव में वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हुए हम लोग अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस कंडक्ट करते हैं। जहाँ हम ये ध्यान रखते हैं कि एक ही बात की रिवीजन डेली हम लोग करते रहे व्हाइल इंटरकनेक्टिंग द टॉपिक्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नंदा डायनेस्टी का कंटेम्पररी हुआ करता था अलेक्जेंडर। ये एक आपका सवाल है, एक्चुअली ये पीवाईक्यू आ चुका है कि अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया तो भारत के मुख्य धारा में कौन शासन राज कर रहा। यही चीज के ऊपर हम लोग और डिस्कशंस करते हैं और कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं, तो धीरे 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 करके हमको क्या क्लैरिटी हो जाती है। तो वही हम लोग अनअकैडमी के ऊपर करवा रहे हैं सर। ओके, फुल कवरेज सिलेबस मिल जाएगा आपको, अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलते हैं। इनफैक्ट सर मैं हिस्ट्री के नहीं करके करीबन 9 घंटे 10 घंटे के आसपास एनुअल में करंट अफेयर्स के क्लासेस करवाता हूँ। आप देखिए कि यूपीएससी सीएससी आजकल जिस तरह से ट्रेंड बदल रहा है उसमें हिस्ट्री में करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो वो हम लोग कवर करवा रहे हैं। हैंडआउट अपडेटेड्स मिल रहे हैं, स्लाइड्स है हैंडआउट्स के रूप में है, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में हम लोग अनअकैडमी के ऊपर दे रहे हैं सर। तो सर ये काफी महंगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जीएस सीसेट जीएसटी प्रीलिम्स सेट, मेंस हाँ सब सारे कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट। कवरेज दे रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी हो रही है कि सर ये इसकी मतलब है ना फीस ज्यादा है। तो देखिए फीस दोस्तों इट्स हार्डली 24,999 एंड दैट टू फॉर 15 मंथ्स। मतलब आप इसको काउंट करोगे तो प्रतिदिन 56 रुपए के आसपास आएगा, शायद तक 50 रुपए से ज्यादा आप कहीं और वस्तुओं में खर्च कर देते होंगे डेली के हिसाब से। तो 24,999 में आपको टॉप एजुकेटर्स के पूरी जीएस की बैच, सीसेट की बैच इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। और फायदा ये है कि यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस। इसका मतलब ये होता है कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस हिंदी बैच, इंग्लिश बैच, इंग्लिश बैच, हिंदी इंग्लिश जो बाइलिंगुअल बैचेस होती है, आप कितनी भी दफा कितने भी एजुकेटर्स के क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। तो सर मेरे हिसाब से इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी सीएसई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, खास करके जो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी में कॉम्प्लिकेशंस फील कर रहे हैं, उनको ये वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा जरूर से सर। बिल्कुल। और मित्रों ये 15 मंथ इसलिए क्योंकि समझो इस जून से लेके अगले मई महीने में जब नेक्स्ट प्रीलिम आए तो 11 महीने तो वो हो गए, और उसके बाद मेंस अगले सितंबर में आए। तो इसलिए आपको लॉन्ग हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए, इसलिए 15 मंथ्स का ये सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन जी जी सर। सर, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने 325 में ही मौर्य 325 से साम्राज्य। मौर्यस देखा, जी फिर मौर्य साम्राज्य 325 से ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश होता है विद्रोह करने के बाद नंदास को टॉपल। इसमें फिर पहले चंद्रगुप्त मौर्य मिलेंगे, फिर बिंदुसार मिलेंगे और अशोक मिलेंगे। अब देखिए हर एक राजा की टाइमलाइन तो आपको क्लियर नहीं होगी, पर मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ अशोक का टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए कि 273 से लेके 232 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है,
दिस इज एक्चुअली अशोकन टाइम पीरियड। और अशोक के मृत्यु के बाद आप देखेंगे फ्रॉम 232 बीसी 185 तक आते आते पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ऑल आउट होने का मतलब ये है कि उनका डिक्लाइन हो गया। अब ये डिक्लाइन के ऊपर अलग से चर्चा होती है, बहुत सारे राजा आपको देखने को मिलते हैं। सबके सब राजाओं को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको जैसे फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट राजा में अशोक पता होना चाहिए, वैसे ही लास्ट राजा है मौर्यन डायनेस्टी का, उसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ को अपने ही मंत्री ने मारा है ना, हमें तो अपनों ने ही मारा, गैरों में कहाँ दम था सर, ठीक है, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तो इनके साथ भी यही हुआ, अपने ही मंत्री ने उनको टॉपल कर दिया। अब आप पूछोगे कि क्यों मार दिया, क्या राजकीय सत्ता की एक कारण थे या और भी कारण थे? तो 185 बीसी में जब इनका डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे का कारण था फिर से ग्रीक्स इंडिया में इन्वेड करते हैं, वही ग्रीक्स जो अलेक्जेंडर छोड़ के गया था। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में एक नया डेवलपमेंट होता है, वो है चेंजिंग ऑफ द जियोपॉलिटिकल एंटिटी। इसको कहते हैं पोस्ट मौर्यन इंडिया, द पीरियड फ्रॉम 200 बीसी टू 300 सीई सर। ओके, ये टाइम पीरियड 500 साल का टाइम पीरियड है। कितने साल का है? 500 इयर्स का टाइम पीरियड है, क्योंकि 200 बिफोर कॉमन एरा है, बीच में एक हाइपोथेटिकल जीरो लगता है, और फिर हम लोग 300 सी तक के टाइम पीरियड में चलते हैं। इस पीरियड में सैकड़ों डायनेस्टीज अलग अलग पीरियड में अलग अलग जगह के ऊपर रूल करेगी। बड़ा सा साम्राज्य मौर्यस ने बनाया था, वो टूटता है, और टूटने के बाद वी विल सी कि न्यू स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स विल कम इनटू द पिक्चर। जैसे मौर्यस के डिक्लाइन के बाद इंटरेस्टिंगली मगध वाले रीजन में कौन सत्ता के ऊपर आया? तो आते हैं शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी कौन? पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्यस का ही सेनापति था, जिसने सत्ता हथिया ली थी अपने राजा को मार के। शुंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 185 से लेके 72 बीसी तक का पीरियड। ये शुंगों को मार के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कणव डायनेस्टी पावर के ऊपर आई। इनके साथ वही हुआ जो हम लोग कहते हैं कि मौर्यस के साथ होता है। मतलब शुंगों ने मौर्यस को मार के सत्ता ली थी, राइट? अभी मैंने आपको बताया वही कहानी शुंगों के साथ हुई। शुंग का जो मंत्री था, जिसका नाम था कणव, वासुदेव कणव ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने ही शुंग राजा को मारा और अपने हाथ की अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश। अब इसमें से क्या सवाल आएगा? इतने सारी डायनेस्टीज मगध के ऊपर रूल करती है, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड किसका था? तो वो कणव डायनेस्टी का था। क्यों? क्योंकि 72 से लेके 27 बीसी तक ही खाली वो शासन कर पाएंगे। तो यू कैन इमेजिन कि दे वर वेरी मच कन्फाइंड। अब सवाल यह था कि कणव डायनेस्टी को किसने खत्म किया था, उनके साथ क्या विद्रोह हो गया था? तो उनको खत्म किया था सतवाहना, वही सतवाहना जो दक्कन से रूल करते थे, और उन्होंने जाके मगध के ऊपर आक्रमण किया और अपना होल्ड बना दिया सर, ठीक है। तो इस तरह से पोस्ट मॉडर्न इंडिया की आपको कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। ये 500 साल का टाइम पीरियड है, इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ 500 इयर्स। इट encompasses द पीरियड फ्रॉम 200 बीसी टू 300 सीई। इन दिस पीरियड वी विल सी कि मगध वेंट थ्रू अ ह्यूज पॉलिटिकल वैक्यूम। एक्चुअली आप हुआ क्या, आप देखिए 27 बीसी में मगध का डिक्लाइन हो गया, कणव डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, सातवाहना आके उनको खत्म कर देते हैं, फिर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं मिलेगा। मगध का फिर से रिवाइवल कब होगा पाटलिपुत्र का? तो रिवाइवल होता है करीबन 320 सीई में। कब होता है? जब गुप्ता डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है, और गुप्ता डायनेस्टी फिर से पाटलिपुत्र में अपना दबदबा एस्टैब्लिश करेगी। तो कहने की बात मेरी ये है दोस्तों, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि भाई आप जब हिस्ट्री को देखते हो तो आपको क्रोनोलॉजिकली पता होनी चाहिए कि मगध में एक बहुत बड़ी वैक्यूम होगी। ये आखिर की ब्रांच थी जब मगध के ऊपर सत्ता में आती। दूसरा 200 बीसी से लेके 300 सी तक के पीरियड में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत बड़ा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अशोक ने ये सब रीजन जीता था, आज का कांदाहार, अफगानिस्तान तक का रीजन है, वहां पे विदेशी शासक आते हैं, 4 डायनेस्टीज रूल करने के लिए आएगी। इन चारों डायनेस्टीज के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स, सीथियंस, पार्थियंस और कुषाण। सर एक्चुअली ये क्रोनोलॉजी बेस्ड आते हैं, इनमें से सवाल बहुत बार आ चुके हैं, स्टेट पीसीएस में सवाल आ चुके हैं। अब ये कौन थे इंडो ग्रीक्स और ये कब आए हैं? तो इंडो ग्रीक्स आते हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसी में या सेकंड सेंचुरी बीसी में। इनफैक्ट जब शुंग डायनेस्टी रूल कर रही थी ना सर, ये शुंग डायनेस्टी के समय पे ही ये लोग ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग और उसका बेटा अग्निमित्र रूल कर रहा है, तभी इंडो ग्रीक्स ने आके भारत में आक्रमण किया। इनफैक्ट पुष्यमित्र शुंगा वाज अ कंटेम्पररी ऑफ इंडो ग्रीक किंग कॉल्ड एस डिमेट्रियस, है ना। तो इसमें बहुत सारे राजा है। मुझे लग रहा है कि एक आध राजा के ऊपर से सवाल आ सकता है, वो सवाल है मिनेंडर के बारे में। पिछले बार आ चुका है, क्योंकि मिनेंडर एक ऐसा राजा था जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और इसने बुद्धिज्म को कन्वर्ट कर दिया था। तो उसने एक बुद्धिस्ट सेंट मिलते हैं जिनका नाम है नागसेना, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और नागसेन को मिलने के बाद ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो उसकी ये पूरी थीम लाइन है। सीथियन में शकास कहते हैं,
पार्थियंस ईरान से आए और चौथे आए कुषाण। कुषाण में कनिष्क करके राजा था। कनिष्क का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। कनिष्क का टाइम पीरियड है अराउंड 78 सीई, मतलब ये फर्स्ट सेंचुरी में आ गया है कॉमन एरा में आज के दौर के अंदर। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर द सीक्वेंस क्रोनोलॉजी। ये तकरीबन तकरीबन मैं कहूंगा कि 200 साल के टाइम पीरियड में ये डिवाइडेड है, 4 डायनेस्टीज। वैसे ही सातवाहनों के साथ है। सातवाहनों का टाइम पीरियड 400 साल का है। आपको पूछा जा सकता है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस कौन सी डायनेस्टी ने सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक शासन चलाया है, तो वो सातवाहन थे। क्यों? क्योंकि ये लोग शुरू करते हैं महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान नाम की जगह से, पैठन नाम की जगह से, और पैठन से लेके अमरावती तक इनका होल्ड था। अमरावती यानी कि आज का आंध्र प्रदेश वाला रीजन सर। ओके, तो ये पूरी कहानी सतवाहनस की है। इसमें बहुत सारे राजा है, प्रोमिनेंट राजा एक ही था, गौतमीपुत्र सतकर्णी, हमें नाम पता होना चाहिए। वैसे ही आपको कलिंग के अंदर एक राजा देखने को मिलता है खारवेल, जो उत्तर मौर्य काल में यानी कि पोस्ट मौर्यन काल में रूल कर रहा था, और उसने छेदी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। छेदी डायनेस्टी या छेदी वंश कहते हैं। वही कहानी आपको नीचे साउथ इंडिया में देखने को मिलती है, क्योंकि ये पूरा 500 साल का नक्शा है। इसमें 3 डायनेस्टी संगम पीरियड के अंदर निकल के आए। कौन से थे? तो एक तो थे चेरास। चेरास कहां से रूल करते थे? चेरास यूज्ड टू रूल फ्रॉम मॉडर्न डे केरला। दूसरे थे चोलास। चोलास यूज्ड टू रूल फ्रॉम द मॉडर्न डे तमिलनाडु, कावेरी पट्टनम या पुहार से। और तीसरे थे पांड्यास। पांड्यास यूज्ड टू रूल फ्रॉम मदुराई। मदुराई यानी कि आज का दक्षिण तमिलनाडु से। इसको संगम एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द पीरियड ऑफ 500 years वेयर द संगम असेंबली ऑफ पोएट्स हैड टेकन प्लेस, है ना। इस पीरियड में हुई थी, कुछ पहले भी हो चुकी थी, और इसको पंड्या डायनेस्टी ने पेट्रोनेट दिया था, जिस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ। तो पोस्ट मॉरियन पीरियड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डायनेस्टीज पावर के ऊपर आई है। सबका टाइम पीरियड कॉमन नहीं है, उतना याद रखिएगा। तो सर ये बड़ा टफ है। इसके अंदर अगर हम चाहे तो और आधा एक घंटा डिस्कस कर सकते हैं, पर हमें क्रोनोलॉजी ये जाना है, तो थोड़ा आगे चलते हैं। जी सर, एक दो छोटे सवाल अगर आपकी परमिशन से मैं पूछूं। जी सर। ये जो आपने बताया सिंथियन या शक और पार्थियन, हम्म। तो ये लोग कहाँ से आए थे? अच्छा, ये आए कहाँ से थे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर सेंट्रल एशियन से आए हैं। इंडो ग्रीक, सीथियंस और कुषाण सबके सब सेंट्रल एशिया से आए। पार्थियन जो है वो ईरान से आए हैं। इनको पहलवास के रूप में भी पहचानते हैं, पहलवास। और इनका ओरिजिन जो है आज का मॉडर्न डे कैस्पियन सी, ईरान के सटे है। बाकी सीथियंस, इंडो ग्रीक्स और कुषाण जो है ये मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से मिलेंगे। इनकी एंट्री के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तब बन रही थी। इंडो ग्रीक्स और सीथियंस जो थे ऊपर नीचे के नेबर थे, तो सीथियंस को जब एंट्री नहीं मिली चाइना में, इन्होंने ग्रीक्स को प्रेशराइज किया, ग्रीक्स इंडिया की तरफ आए। तो ये पूरी स्टोरी लाइन आपको मिलती रहेगी सर। और सर आपने बताया संगम एज में ये चोला चेरा और पांड्यन थे, हाँ। तो और पांड्यन आप बता रहे हैं दक्षिण तमिलनाडु, हाँ, तो मदुरई। फिर हाँ, तो ऊपर आंध्र की और तेलंगाना की साइड में कौन थे? आंध्र, मतलब आंध्र तमिलनाडु की बॉर्डर में आपको चोलास मिलेंगे। एक्चुअली चोलास की जो रीजन है वो कावेरी में है, और कावेरी का जो डेल्टा बनता है वो ऐसे तो तमिलनाडु में बनता है, पर उनका साम्राज्य आज के दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक भी फैला हुआ था। एक्चुअली इस रीजन को कहते हैं तोंडाई मंडलम। इट इज कॉल्ड एज तोंडाई मंडलम। वहां पे इनका शासन था। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग राजा है। जैसे आप देखोगे तो इलांगो अड़ीगल करके एक राजा है, जिसने शिलापदिकरम करके एक बुक लिखी हुई है। या मदुरई के ऊपर एक मानगढ़ी मरुदम करके एक ऑथर है, जिन्होंने मदुरई कांजी करके एक बुक लिखी थी। तमिल लिटरेचर की बुक्स है, कभी आगे डिस्कस करेंगे। बट इसमें बहुत सवाल बनते हैं। खारवेल राजा का नाम है सर, बाय द वे। आधे लोग को तो समझ में नहीं आता ये कौन है। इनकी डायनेस्टी का नाम है छेदी डायनेस्टी, और ये कलिंग से रूल करते थे। एक्चुअली अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, 1.5 लाख लोगों को अटैक किया, उसके ऊपर कत्लेआम हुआ, और फिर खारवेल फिर सत्ता के ऊपर है। उन्होंने कलिंग को इंडिपेंडेंट किया था। इनके इंस्क्रिप्शन है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जी सर। बढ़िया है सर। तो ये पीरियड है 200 बीसी से लेके 300 सी। वहां से एक स्टेप आगे चलेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है द पीरियड फ्रॉम 320 टू 550 सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कॉल्ड एज द गुप्ता पीरियड एंड द गुप्ता एज। ओके, सो द गुप्ता एज की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, और टाइम पीरियड क्या है। तो 320 से लेके 550 सी तक आपको गुप्ता पीरियड देखने को मिलता है। इनका कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द लास्ट डायनेस्टीज दैट यूज्ड टू रूल फ्रॉम पाटलिपुत्र, क्योंकि इनके बाद भारतीय इतिहास में जो कैपिटल है वो चेंज हो जाता है, एंड द कैपिटल गेट शिफ्टेड टू द कन्नौज। ओके, कन्नौज यानी कि आज के वेस्टर्न यूपी में। अब गुप्ता पीरियड में 320 में जो राजा पावर के ऊपर है उनका नाम था चंद्रगुप्त वन। हम्म। बट चंद्रगुप्त वन वॉज नॉट द फाउंडर।
तो हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनके पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्ता करके भी राजा थे। 320 से लेके 550 तक आपको राजाओं की पूरी झड़ी देखने को मिलती रहती है। हमारे लिए सबके सब इम्पोर्टेंट राजा 4-5 है, जैसे चंद्रगुप्त 1 है, उनके बेटे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त 2 है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है। एक्चुअली स्कंदगुप्त के बाद इनका डिक्लाइन होने की शुरुआत हो जाती है। अब कैसे याद रखेंगे इन सबको टाइमलाइन के पॉइंट ऑफ से? चंद्रगुप्त वन वाज द फाउंडर, ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, मतलब साम्राज्य नहीं बना पाए, पर समुद्रगुप्त वाज द वन जिसने एम्पायर बिल्डिंग किया। तो अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में अपना नाम लिखवाते हैं और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति इशू करवाई थी अपने मंत्री के द्वारा जिसका नाम था हरि सेना, जहां इन्होंने अपने दबदबे की बात की है और वो ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना एम्पायर बनाया था। वैसे ही चंद्रगुप्त 2 है, दिल्ली के अंदर इंस्क्रिप्शन है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन इनके द्वारा इशू किया गया है। कुमारगुप्त की इंपॉर्टेंस है, इन्होंने नालंदा की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त वाज द वन जिसने भारत के सामने विदेशी आक्रमणकारियों को रोका। आप देखिए भारत में कंटिन्यूअसली विदेशी आक्रमण हुए। पहले कौन से आए थे? पर्शियंस। पर्शियन। उसके बाद कौन आए? अलेक्जेंडर, इंडो ग्रीक्स कहते हैं उनको। फिर अशोक का साम्राज्य बन गया और उसके बाद विदेशी आक्रमण रुक गए थोड़े समय तक। वैसे ही अशोक का साम्राज्य टूटा, फिर से विदेशी आक्रमण शुरू हुए। किन किन लोग आए? इंडो ग्रीक, सीथियंस, सिथिया, पार्थियन पार्थियंस और और कुषाण। कुषाण। ये लोग फिर टूटे, गुप्ताज आए। गुप्ताज ने 320 से लेके 460 तक विदेशी आक्रमण रुके रहे। 450 460 के बीच में भारत में फिर से विदेशी आक्रमण होते हैं। कौन करता है? याद रखना, हुण डायनेस्टी करती है, हुणास कहते हैं इनको। ये सेंट्रल एशिया की नोमेडिक ट्राइब थी। इन्होंने कुमारगुप्त के एंड में और स्कंदगुप्त के ट्रांजिशन में अटैक करना शुरू किया, पर इनिशियली दे वर नॉट सक्सेसफुल। जैसे ही गुप्तास कमजोर पड़ेंगे, हुण लोग भारत में घुस जाएंगे और उसके बाद फिर से वी विल सी कि विदेशी आक्रमणकारियों की शक्ति बढ़ती है। तो फॉरेन इन्वेजन से सवाल बहुत आते हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये टाइमलाइन हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा। अच्छा सर, ये आपने बताया समुद्रगुप्त, हाँ, तो क्या उसको नेपोलियन या किसी से कंपेयर करते थे या कोई इसको सर वी.एस. स्मिथ करके एक ऑथर है हमारे एंशिएंट इंडिया में जो ब्रिटिश हिस्टोग्राफी हम्म, के हिसाब से लिखते हैं। उसने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। एक्चुअली आप रियलिटी में देखने की कोशिश करिए कि नेपोलियन बिलोंग टू 18th सेंचुरीज, है ना, मतलब 19th सेंचुरी, 1800 के बाद तो वो पॉपुलर हुआ, मतलब वो सत्ता के ऊपर आया, एम्परर बना। 1799 में उसने फ्रांस में सत्ता कब्जे की, 1815 तक। समुद्रगुप्त यूज्ड टू रूल फ्रॉम 336 टू 370 पीरियड। तो आप देखिए कि ये पहले हुआ था, नेपोलियन बाद में हुआ। इट शुड बी द अदर वे अराउंड। इनकी कहानी ये है कि इन्होंने गुप्तास का बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया by consolidating the area of North India, by tying alliances with the दक्कन एंड साउथ में ये जीत के आए, पर, पर वहां पे सीधा कॉन्क्वेस्ट नहीं किया इसके लिए। वैसे ही चंद्रगुप्त 2 है। चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में नवरत्नस बैठते हैं। अगर आपको याद होगा कालिदास के बारे में, तो कालिदास वाज वन ऑफ द नवरत्नस। धन्वंतरी अगर आपको पता होगा तो ही वाज वन ऑफ द नवरत्नस। ओके, वी विल कम टू नो कि इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त 2 अमर सिन्हा करके एक ऑथर हुआ करते थे संस्कृत लिटरेचर में। ही वाज कंटेम्पररी टू द चंद्रगुप्त 2। आपको कंटेम्पररी सवाल बहुत आते हैं, जैसे कनिष्क के बारे में मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। जी। कनिष्क का कंटेम्पररी था चरक। चरक यूज्ड टू बी वन ऑफ द कंटेम्पररीज ऑफ कनिष्क। वी विल फाइंड कि कनिष्क के कोर्ट में ही आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको नागार्जुन देखने को मिलेंगे। वही नागार्जुन बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे फिलोसफर के रूप में। वासुमित्र, कनिष्क ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कश्मीर के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है जो हमको याद रखने होते हैं। खैर, कहने की बात मेरी ये है कि गुप्ता डायनेस्टी 450 तक आते आते तो काफी बड़े साम्राज्य में आई। इनफैक्ट गुप्तास ने उस पीरियड में वाकाटका जो इनके कंटेम्पररी डायनेस्टी थी उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस की थे। 3-4 डायनेस्टीज के साथ की थी। जैसे एक थे कदम्ब, कदम्ब यूज्ड टू रूल फ्रॉम बनवासी। वाकाटकास हुआ करते थे। सेंट्रल इंडिया में नागवंश हुआ करता था, वहां पे ये अपना सेटलमेंट करते हैं। और उसके बाद गुप्तास का फिर डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई। कब होता है? 550 के बाद। 550 तक आते आते हुण डायनेस्टीज वी विल सी कि उनके ऊपर टेक ओवर करती है और भारत के अंदर बहुत बड़ा एक वैक्यूम हुआ। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी है। हम ये क्रोनोलॉजिकली क्यों पढ़ते हैं उसके पीछे का कारण था। सवाल आया है यहाँ 2021 के प्रीलिम्स में। क्या पूछा गया? फ्रॉम द डिक्लाइंस ऑफ द गुप्तास हम्म, until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in North India? अभी हमने पढ़ा नहीं है पर मैं आपको हिंट दे रहा हूं सर कि यहां से ऐसे सवाल आ रहे हैं। हर्ष का पावर के ऊपर आया 606 से लेके 647 सी के पीरियड में। वो नॉर्थ इंडिया में फिर से अपने आप को कंसोलिडेट करता है। गुप्तास के बाद आखिर का राजा था जिसने कन्नौज में अपना शासन चलाया। कहां पे? कन्नौज में।
सवाल ये था कि गुप्ता का डिक्लाइन कब हुआ? अभी हमने देखा 550, क्योंकि गुप्ता का टाइम पीरियड है 320 से लेके 550 सीई, मतलब 550 से लेके 600 के बीच में 50 साल के टाइम पीरियड में कुछ कुछ डायनेस्टीज पावर के ऊपर आती, इनमें से कौन सी थी? अब आपको बताना है इनमें से क्या राइट होगा और क्या नहीं होगा। नक्शे के हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करिए, दिस इज द पीरियड फ्रॉम 550 टू 600, और इस पीरियड में हमें क्या देखने को मिल रहा है? पुष्यभूति करके एक वंश, हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी वो निकल के आई थी ऊपर थानेसर में, राजस्थान हरियाणा के अंदर। गुप्ता के ही सामंत हुआ करते थे, मौखरीस ये पावर के ऊपर आते कन्नौज में। गुप्ता की एक ब्रांच थी जिसे लेटर गुप्तास कहते हैं, वो खुद छोटे राज्य चला रहे थे पाटलिपुत्र में। गुप्ता के कंटेम्पररी आसाम में वर्मन डायनेस्टी हुआ करती थी, वो थी। गुप्ता के सामंत आपको मैत्रकास देखने को मिलते हैं, वो रूल कर रहे थे। कालचूरीस ऑफ त्रिपुरी, त्रिपुरी यानी कि सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के अंदर की एक डायनेस्टी मिलती है। ये सब की सब छोटी बड़ी डायनेस्टीज आपको नॉर्थ इंडिया में मिलती है। इन बिटवीन द राइज ऑफ हर्षवर्धना एंड द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल किंगडम्स। अलग अलग डायनेस्टीज आती है। इनफैक्ट इस पीरियड में बंगाल, जिसे वंग प्रदेश के रूप में पहचानते हैं, यहाँ पे गौड़ वंश पावर के ऊपर आएगा, और शशांक करके एक राजा था, बड़ा प्रोमिनेंट था, वो सत्ता के ऊपर था। तो आपको यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री से सर ऐसे सवाल आजकल आ रहे हैं। अब इसका राइट आंसर क्या होगा सर? अभी देखा यादव वंश ऑफ देवगिर था कि नहीं? नहीं, यादव तो नहीं नहीं था। सुना हमने। अभी फिर हमने देखने की कोशिश की, परमार ऑफ मालवा था अभी इस पीरियड के अंदर, नहीं। नहीं हुआ करता था। पुष्यभूति थे मौखरीज ऑफ कन्नौज थे, मैत्रकस ऑफ यलभी थे। तो 3 4 6 तो आराम से है, 3 4 6, और गुप्तास जो लेट गुप्तास के रूप में थे ये एग्जिस्ट कर रहे थे। राइट आंसर इसका बी रहेगा। तो सर इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम तो हमें याद रखने ही है, डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी भी हमको ये क्लियर हो जानी चाहिए, और ये मैपिंग से ही सर इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट गुप्तास के बाद आखिर में किसी ने सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, वो था पोस्ट गुप्ता पीरियड, द पीरियड फ्रॉम 550 टू 750। ये फेज 1 ऑफ पोस्ट गुप्ता है। यहाँ पे आपको हर्षवर्धना देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन जो ओरिजिनली रूल करता था थानेसर से, पर उसने फिर कन्नौज के ऊपर अपना गढ़ बनाया, मौखरियों को अपने अंडर में ले लिया, उसकी मैट्रिमोनियल अलायंसेस थी, और फिर वहां से कन्नौज में उसने कैपिटल बनवाया सर। ओके, तो हुआ क्या कि इसके बाद भारत का कैपिटल चेंज हो गया। तो सवाल क्या आएगा? 600 सीई से पहले इंडिया का इंपीरियल कैपिटल क्या हुआ करता था? दैट वाज मगध। नाउ द कैपिटल हैज शिफ्टेड टू कन्नौज। अगले करीबन पकड़ के चलिए 600 साल तक, तकरीबन 1200 तक, ऑलमोस्ट टिल 1200, कन्नौज विल बी द इंपीरियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। सब लोग कन्नौज कैप्चर करने जाएंगे, जो पहले पाटलिपुत्र के पीछे पागल हो गए थे कि पाटलिपुत्र 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 जीतना है। इस तरह से याद रखेंगे हम लोग। ओके, तो हर्षवर्धन कन्नौज में रूल कर रहा था 606 से 630। हर्षा का ही कंटेम्पररी था दक्षिण भारत का एक राजा जिसका नाम था चालुक्य। चालुक्य डायनेस्टी से पुलकेशिन टू करके एक राजा था। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, हर्षा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, कन्नौज में अराजकता हुई, और दक्षिण भारत की डायनेस्टीज आपको मिलेगी। इसको कहते हैं वेस्टर्न चालुक्यस। इन्हीं के कंटेम्पररी हुआ करते थे पल्लवास। वही पल्लवास जो साउथ इंडिया के अंदर संगम एज के बाद दक्षिण भारत की डायनेस्टीज को रिवाइव करेंगे। एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है ना सर, 550 से 750, इसको कहते हैं अर्ली मिडीवल इंडिया। अर्ली मिडीवल इंडिया का मतलब ये होता है कि अब हम लोग मध्यकालीन युग के ट्रांजिशन में अब हो रहे हैं। मध्यकालीन में गए नहीं हैं, पर हम शुरू हो गया है। इनफैक्ट दिस इज द पीरियड जहां इंडियन हिस्ट्री में एक डिबेट चलती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म की डिबेट, सामंतवाद की डिबेट। छोटे राज्य बनने शुरू हो गए हैं, बड़े राज्यों का पतन होना शुरू हो गया है, बड़े राजा छोटे राजाओं के ऊपर अब डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे किंग मेकर्स की इंपॉर्टेंस बहुत है इंडियन पॉलिटिक्स में आज की तारीख में। कुछ ऐसी ही कहानी आपको 600 के बाद देखने को मिलती है इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में भी, जहां किंग मेकर्स आर डोमिनेटिंग ओवर द किंगडम्स। वैसी कहानी आपको मिलती रहेगी सर। ओके, तो इस तरह से यहां से सवाल आए हैं। और 700 के बाद जैसे ये डायनेस्टी थी चालुकियस, चालुकियस यूज्ड टू रूल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ के चले 600 से लेके 750 का ट्रांजिशन रहा। पल्लवास की तो कहानी ये है कि ये 550 से शुरू हुए थे, 550 से 750 इनकी एक ब्रांच रही, और फाइनली मैं कहूंगा कि 890s तक हमें ये पता चलता है कि पल्लव डायनेस्टी ने रूल किया है। पल्लवास वर रूलिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज कांजीवरम या कांचीपुरम। चालुक्यस यूज्ड टू रूल फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज बादामी। और चालुक्यस की भी सर 3 4 ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। ये 750 में डिक्लाइन हुए, फिर इन्हीं के ही सामंत इनको टॉपल करेंगे।
वही कहानी आपको पल्लवास की भी मिलेगी। जैसे आपने इंपीरियल चोलास का नाम सुना होगा जी। सर, राजा राजा राजेंद्र। ये कौन थे? ये एक्चुअली पल्लवा के सामंत हुआ करते थे। एक दिन मौका देके चौका मार दिए इन्होंने, अपने आप का साम्राज्य बनाया। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का नाम सुना होगा सर आपने। हुँ, राष्ट्रकूट वो डायनेस्टी है जो चालुक्यस की सामंत हुआ करती थी, और उन्होंने चालुक्यस को टॉपल करके अपना साम्राज्य बनाया। तो इस तरह से 750 के बाद भारतीय इतिहास बदला। कैसे बदला? तो बदलता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्राई पार्टिड स्ट्रगल ऑफ इंडिया। द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000, हुँ, द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000 मतलब आज से करीबन 1300 साल पहले तक का जो इतिहास है, उसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि 3 डायनेस्टीज़ अब लड़ाई करेगी। हुँ, कौन सी डायनेस्टीज़ लड़ाई करेगी? तो एक तो थी गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे पाल, और तीसरे थे राष्ट्रकूट। किसके लिए लड़ाई करेंगे? एक जगह के लिए लड़ाई करेंगे जिसका नाम था कन्नौज। इसको कहते हैं कन्नौज ट्रायंगल या कन्नौज ट्राइपार्टिट स्ट्रगल। हुँ, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनफैक्ट यहाँ पे सर एक चार्ट दिया हुआ है, बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अब बाद में डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट राजा है कौन किसका कंटेम्प्रेरी था, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों में बहुत सारे राजा है, राष्ट्रकूट में बहुत सारे राजा है, पालो में बहुत सारे राजा है, सबने कन्नौज लड़ने के लिए संघर्ष किया है। ये 750 से 1000 के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, तब भारत में विदेशी आक्रमण फिर शुरू हो गए। जब गुर्जर प्रतिहार इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि आज के मालवा, उज्जैन और गुजरात में कंसोलिडेट कर रहे हैं, तब अरबों का इन्वेजन हुआ था भारत में, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। कब हुआ था? 712 के अंदर। ओके, तो जस्ट 750 के 15-20 साल 25 साल पहले। और ये अरब्स कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम करके एक राजा था, जिसने भारत में आक्रमण किया, और उसने सिंध में अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था, वहां के राजा को हरा के, दाहिर को। तो इस तरह से 750 टू 1000 के बीच में ये 3 डायनेस्टी लड़ती रही। कौन सी? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, इसका फायदा किसको मिला? विदेशियों को। विदेशियों को। एक साइड के ऊपर सिंध में अरब्स आए, अरब्स को तो भगा दिया गया गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। 1000 साल तक, आप जब 250 मतलब 250 ईयर्स तक, 750 टू 1000 के बीच में जब लड़ते रहे, इसी का ही फायदा उठाया मोहम्मद गजनी ने। और गजनी, आप देखेंगे इसी के ही कारण 1000 ऑनवर्ड्स, 1017 से मैं कहूंगा, भारत में इन्वेजन शुरू करता है। देयर वाज नो वन टू स्टॉप हिम अराउंड। क्यों? क्योंकि ये सब के सब बंदे तो लड़ाई कर रहे थे। इनकी लड़ाई करने के कारण हमें ये देखने को मिला कि इनका पूरा डिक्लाइन होने की शुरुआत होगी, और पूरी कहानी बदल जाती है। अंडरस्टूड सर? तो मित्रों, सर ने यहाँ तक हमें प्राचीन और मध्यकाल की जो एकदम शुरुआत होती है तब तक बताया। खासकर साउथ इंडिया में सबसे पहले चोला चेरा पांड्या थे, उनको हटाकर चालुक्य और पल्लव आए, फिर उनको हटाकर राष्ट्रकूट और बाकी राजा आए। चालुक्य को हटा के राष्ट्रकूट आए, हम्म, और पल्लव को हटा के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंपीरियल चोलास की शुरुआत होती है। एक्चुअली ये जो इंपीरियल चोलास जो दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य बनाते हैं, हम्म। ये कब बनाते हैं? ये पल्लवों को हटा के बनाएंगे, और पल्लवों को हटा के दे विल बी एस्टेब्लिशिंग देयर ओन पावर एंड ओन डायनेस्टी। इसके बाद सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग अब मध्यकालीन भारत की क्रोनोलॉजी भी इसी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा यहाँ सर की ग्रिप कितनी ज़्यादा है कि उनको हर एक छोटी और बारीक चीज़ भी पता है। क्योंकि आप समझो जो यूपीएससी में प्रश्न आते हैं काफ़ी जटिल होते हैं, एडवांस लेवल के, तो आपको सिंपल सिंपल के 4-5 राजा, वो ल्यूशन जनरल नॉलेज टाइप की नॉलेज है, इट विल नॉट हेल्प यू क्लियर इट। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर सर आजकल एंटी एस्टैब्लिशमेंट टाइप के जैसे यूट्यूबर होते हैं, ऐसे एंटी इंस्टीट्यूट टाइप के यूट्यूबर्स होते हैं, वो एंटी ऐसे। टीचर्स भी बन गए सर हाँ। आजकल। पर्सनलाइज्ड अटैक हो रहा है, मतलब हमने क्या बिगाड़ दिया? सिंपल चीज बता रहा हूँ। राजेंद्र करके राजा का कंटेम्प्रेरी था गजनी, क्योंकि गजनी ने जब आक्रमण किया ना, ये वही राजेंद्र है जो श्रीलंका जीत के आया था, हम्म, जो साम्राज्य साउथ ईस्ट एशिया तक बना के बैठा हुआ है। इस पीरियड में मोहम्मद गजनी का आक्रमण हो रहा है सर भारत के ऊपर। हम्म। अब ये लिंकेजेस कहाँ पे मिलती है? यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक्स। वो ये तो सर। प्रयत्न हम कर रहे हैं एक शिक्षक के रूप में, और बच्चों को शेयर कर रहे हैं मेनली यूट्यूब के माध्यम। तो भी सर नीचे कभी कभी एट टाइम्स कमेंट्स कर देते हैं बच्चे। तो मतलब ल्यूसेंट जनरल नॉलेज वगैरह से सॉल्व नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि सर आंसर की भी आप बनाते हैं और फिर नीचे लोग ये तो मतलब ल्यूसेंट में दिया है, जबकि अगर आप फैक्ट चेक करो तो वहाँ नहीं दिया है। लेकिन वो अब एक बड़े यूट्यूबर हैं, वो कुछ भी बोल दे तो सब लोग उसको मान लेते हैं, फिर वो अगर फैक्ट चेक खुद करें तो फिर पता चले कि भाई वो सही नहीं था। तो आप अपने करियर को जोखिम में मत डालो, अच्छे टीचर से पढ़िए अगर आप यूपीएससी को टारगेट करें। खैर, सेकंड वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम मध्यकालीन को भी इसी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। ये पावर पॉइंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पावर पॉइंट होगा, खुद से भी पढ़ते पढ़ते आप नोट्स बनाते रहिए, तो एंड इट विल हेल्प यू। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।